इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टिश्यूज यानी कि ऊतक चैप्टर। सेल चैप्टर के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है ऊतक चैप्टर, जिसका वन शॉट रिवीजन आज हम अपनी क्लास में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को हम देख लेते हैं कि ऊतक किसे कहते हैं। कोशिका के बारे में सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे पिछली क्लास का वन शॉट रिवीजन लेक्चर देखकर। उसमें आपने देखा था कि कोशिकाएं क्या होती हैं, हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, यानी हमारे शरीर का हर एक भाग कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है। लेकिन ये ऊतक क्या चीज है? अगर आप ऊतक की बात करो तो ऊतक जो होता है वो इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी इन्हीं कोशिकाओं के जो सिमिलर समूह होते हैं वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ऊतक यानी टिश्यू का निर्माण करते हैं। इस लेक्चर में मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी लेकर आई हूं, जिन्हें मैं आपको क्लास में क्लियर करूंगी ताकि आपको एग्जाम में पॉइंट्स और बाकी चीजें लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये ऊतक चैप्टर, और ऊतक की परिभाषा से हम स्टार्ट करेंगे आज के क्लास को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टिश्यूज यानी ऊतक की डेफिनेशन को लेंगे। ऊतक की जो डेफिनेशन है वो है शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब यहाँ पर कोशिकाओं का समूह है, लेकिन कोशिकाएं किसी भी कोशिका के समूह को आप ऊतक नहीं कहोगे, बल्कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना में समान हो, जो कार्य में समान हो, वो क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। यानी ऊतक ऐसी कोशिकाओं के समूह होते हैं जिनकी उत्पत्ति भी समान होती है और जिनकी संरचना भी समान होती है। यानी ऊतक ऐसी कोशिकाओं के समूह होते हैं जो उत्पत्ति में समान होते हैं, संरचना में समान होते हैं और मिलजुल कर एक निश्चित कार्य करते हैं। तो ये होता है हमारा ऊतक। ऊतक की डेफिनेशन एग्जाम में आपसे टिश्यू की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। आप ये 2 पॉइंट लिखोगे, आपके बिल्कुल राइट मार्क्स आएंगे। अब ऊतकों का जो अध्ययन होता है उसे हम औतिकी कहते हैं। औतिकी कहते हैं ऊतक के अध्ययन को। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। वहीं ऊतकों के अध्ययन को हम औतिकी नाम देते हैं। टिश्यू से रिलेटेड डेफिनेशन हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब हम इनके टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार के ऊतक होते हैं। तो यहाँ पर ऊतक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पादप ऊतक, दूसरा होता है जंतु ऊतक। नाम से समझ में आ रहा है, प्लांट्स में जो पाए जाएंगे यानी पेड़ पौधों में जो ऊतक पाए जाएंगे वो होते हैं पादप ऊतक। ये किसमें पाए जाएंगे? पेड़ पौधों में पाए जाएंगे। जंतु ऊतक जो जंतुओं में पाए जाएंगे, जैसे कि मानव में जैसे ऊतक पाए जाते हैं, उन्हें आप जंतु ऊतक कहते हो। 2 प्रकार के ऊतक, पादप ऊतक, जंतु ऊतक। इस क्लास में हम पादप ऊतक भी पढ़ेंगे और जंतु ऊतक भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि पादप ऊतक क्या होता है। अब प्लांट्स में यानी पादपों में पाए जाने वाले ऊतक हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्य ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। ये 2 टाइप्स हैं हमारे प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यूज के ऊतक के। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। इन दोनों के बारे में हमें क्या करना है? सेपरेटली पढ़ना है। विभज्य ऊतक में विभाजन की क्षमता पाई जाएगी, स्थायी ऊतक में कोई विभाजन की क्षमता नहीं होगी। एक एक करके इन दोनों के टाइप्स को हम देख लेंगे। पहले हम पढ़ेंगे विभज्य ऊतक। ये डायग्राम हमारे विभज्य ऊतक का है। विभज्य ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिनमें कोशिका विभाजन हो सकता है, सेल डिवीजन की क्षमता पाई जाती है। विभाजन की क्षमता होने की वजह से ये क्या करते हैं? कोशिका की आकार और आकृति में बढ़ोतरी करते हैं। इनकी वजह से ही पेड़ पौधे इतने लंबे लंबे हमें दिखाई देते हैं, उनमें वृद्धि होता है। तो विभज्य ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिनमें विभाजन की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। विभाजन की क्षमता विभज्य ऊतक में पाई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ पर ये ऊतक जो होते हैं पादप में कैसे क्या कार्य करते हैं? वृद्धि और विभाजन में क्या करते हैं? उत्तरदायी होते हैं, वृद्धि करते हैं पादप की, और उन प्लांट में क्या होती है? डेवलपमेंट होती है, विकास की प्रोसेस होती है। अब कोशिका विभाजन हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है इसमें सेल डिवीजन।
एक्टिव सेल डिवीजन है, इसी वजह से इनका जो केंद्रक होगा ये कैसा होगा, बड़ा होगा। डायग्राम में आप देख सकते हो ये इनका क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और केंद्रक जो है वो कैसा दिख रहा है, हमें बड़ा दिख रहा है। इनका केंद्रक कैसा होगा, बड़ा होगा। इन कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं होते हैं। आप देख सकते हो कोशिकाएं जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई हैं। कोशिकाओं के बीच में कोई भी स्पेस नहीं मौजूद है, और अगर कोशिकाओं के बीच में कोई स्पेस नहीं मौजूद है तो वो होते हैं अंतरा कोशिकीय अवकाश ना वाले कोशिका, यानी इसके बीच में कोई भी अवकाश नहीं मौजूद है। यानी हम कह सकते हैं इन कोशिकाओं के बीच में कोई भी अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं होता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लियर हो गया विभज्योतक ऊतक का। इतने ही डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखकर आने हैं। इनके टाइप्स की अगर हम बात करें तो विभज्योतक ऊतक के जो प्रकार होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, शीर्ष विभज्योतक, अंग्रेजी में एपिकल मेरिस्टेम कह रहे हो। दूसरा है पार्श्व विभज्योतक, अंग्रेजी में लेटरल मेरिस्टेम कह रहे हो। और तीसरा है अंतर्वेशी विभज्योतक, जिसे आप इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहोगे। अब नाम से अगर हम देखें, शीर्ष का मतलब ऊपर की तरफ पाए जाने वाले ऐसे ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता हो। पार्श्व मतलब किनारे की तरफ में पाए जाने वाले ऐसे ऊतक जो क्या करें, विभाजित करने की क्षमता वाले हो। अंतर्वेशी यानी क्या हो, नोड वाले क्षेत्र में जहां से पंखुड़ियां निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभज्योतक क्या हो जाएंगे, अंतर्वेशी इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो जाएंगे। 3 टाइप्स विभज्योतक ऊतक, उनके 3 प्रकार, तीनों प्रकार के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। इनके डेफिनेशंस भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा शीर्ष विभज्योतक। शीर्ष से समझ में आ रहा है ऊपर की तरफ मौजूद होगा। पॉइंट में लिखा हुआ है यह ऊतक पादप के शीर्ष भाग में और जड़ों की कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, और यह क्या करते हैं, विभाजन करके उनकी लंबाई में वृद्धि करते हैं। यानी ये प्लांट के टिप वाले पार्ट पर प्रेजेंट होंगे और रूट में प्रेजेंट होंगे, जो कि उनके वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होंगे। शीर्ष विभज्योतक ऊतक अपना क्लियर हो गया। दूसरा है पार्श्व विभज्योतक। ये ऐसे ऊतक होते हैं जो तने और जड़ों की पार्श्व में उपस्थित होते हैं, यानी परिधि में उपस्थित होते हैं। एक अगर ऐसे तना है तो उसके किनारे वाले क्षेत्र में ये पार्श्व विभज्योतक ऊतक प्रेजेंट होंगे, और वो क्या करते हैं, उनकी मोटाई को बढ़ाते हैं। एक विभज्योतक लंबाई बढ़ा रहा है, दूसरा विभज्योतक मोटाई बढ़ा रहा है। तीसरा विभज्योतक यानी अंतर्वेशी विभज्योतक जो होता है, ये पर्व संधियों पर पाए जाते हैं। नोड्स जहां से पत्तियां निकल रही हैं, उस नोड्स पर वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और ये क्या करेंगे, नई पत्तियां और शाखाएं निकालने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तीनों विभज्योतक यहाँ पर हो गया। एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम यहाँ पर दे रखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, और यहाँ पर सबसे ऊपर हमारा है एपिकल मेरिस्टेम, यानी ऊपर जो सबसे कोशिकाओं में पाया जा रहा है वो वाला ऊतक, जो कि पौधों की वृद्धि बढ़ा रहा है, लंबाई बढ़ा रहा है। इंटरकैलरी, ये यहाँ पर नोड्स जहां से निकलते हैं वो वाले क्षेत्र के मेरिस्टेम है, विभज्योतक ऊतक है, जो कि क्या कर रहे हैं, नई पत्तियों और शाखाओं को निकालने का काम कर रहे हैं। लेटरल मेरिस्टेम आप देख सकते हो, ये शाखा है, शाखा के किनारे पर ये ऊतक पाए गए हैं, और किनारे पर ये विभाजित होकर क्या करेंगे, इनकी चौड़ाई को बढ़ाएंगे। यानी एक ऊतक लंबाई बढ़ा रहा है, दूसरा ऊतक चौड़ाई बढ़ा रहा है, तीसरे ऊतक से नई शाखाएं निकल रही हैं। विभज्योतक ऊतक क्लियर हो गया। विभज्योतक ऊतक की डेफिनेशन देख ली, उनके प्रकार देख लिए, प्रकार के कौन कौन से कार्य है देख लिए, डायग्राम देख लिया। अब विभज्योतक ऊतक के हम यहाँ पर विशेषताएं देखेंगे। पहला है, इन कोशिकाओं में केंद्रक बड़े होते हैं, हम डायग्राम में देख चुके हैं। दूसरा है, कोशिका के बीच में कोई भी अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं है, कोशिकाएं आपस से बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में है, जुड़ी हुई हैं। कोशिका भित्ति इनकी कैसी होती है, पतली होती है। पतली कोशिका भित्ति है, इस वजह से ये क्या हो रहे हैं, बहुत जल्दी डिवाइड हो जा रहे हैं, जीवित ऊतकों के बने हुए हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है इनकी कोशिका भित्ति, आप याद रखिएगा।
इनकी कोशिकाओं का आकार या तो गोल रहेगा या अंडाकार होगा और एक दूसरे से ये बहुत जुड़े हुए होंगे, कोई भी अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं प्रेजेंट होता है। लास्ट पॉइंट, इसमें उपस्थित सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं, यानी जीवित होती हैं। अगर आप जीवित कोशिका की बात करो तो जीवित कोशिका किसे आप कहते हो? ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? जीव द्रव्य प्रेजेंट होता है। अब जीव द्रव्य प्रेजेंट होगा तो ये कैसी कोशिकाएं कहलाएंगी? जीवित कोशिकाएं कहलाएंगी। और जीवित कोशिकाएं कहलाएंगी इस वजह से इनमें क्या होगा? विभाजन की क्षमता होगी और ये विभाजित होकर के क्या करेंगे? अपनी संख्या और आकार में बढ़ोतरी करेंगे। तो विभज्योतक ऊतक क्लियर हो गया, टाइप्स क्लियर हो गए, विशेषताएं क्लियर हो गई। पादप ऊतक में विभज्योतक ऊतक हमने पढ़ लिया। अब बारी आती है स्थायी ऊतक की, यानी परमानेंट टिश्यू। नाम से समझ में आ रहा है स्थायी ऊतक है, यानी भैया इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जा रही है। ऐसे ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है स्थायी ऊतक कहे जाते हैं। क्यों विभाजन की क्षमता नहीं होती और ये कैसे बनते हैं? जब हमारा विभज्योतक ऊतक बार बार विभाजित करके विभाजन करना बंद कर देता है तो वो बदल जाता है स्थायी ऊतक में। फिर से सुनिए, विभज्योतक ऊतक में बार बार विभाजन करने की क्षमता जब खत्म हो गई, विभाजन करने की क्षमता खत्म हो गई तो वो बदल जाता है किसमें? स्थायी ऊतक में। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है जब विभज्योतकों में विभाजन की क्षमता नष्ट हो जाती है तो वो किस में बदल जाते हैं? स्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप एक डायग्राम देखो तो इनके बीच में अंतरा कोशिकीय अवकाश आपको देखने को मिल रहा है। कोशिका एक दूसरे से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में नहीं जुड़ी हुई है, बीच में इनके खाली जगह बच रहा है और इनमें कोई विभाजन नहीं हो रहा है। यानी आप कह सकते हो कि ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो मृत होती हैं, इनमें जीव द्रव्य उपस्थित नहीं होता है क्योंकि विभाजन ही नहीं हो रहा है। अब स्थायी ऊतक हमने पढ़ लिया, स्थायी ऊतक के प्रकार देख लेते हैं। स्थायी ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, साधारण स्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। साधारण स्थायी ऊतक नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू और जटिल स्थायी ऊतक को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। पहला नाम है हमारा साधारण स्थायी ऊतक। साधारण स्थायी ऊतक की बात करें तो एक ही प्रकार की समान कोशिकाएं साधारण स्थायी ऊतक में होती हैं। एक ही प्रकार की समान कोशिकाएं क्या होती हैं? साधारण ऊतक में होती हैं। ये ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ोतक। ये तीन प्रकार के ऊतक है, याद रखिएगा। साधारण ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ोतक। ये तीन ऊतक होते हैं। हम एक एक करके इनके बारे में अब पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मृदूतक। मृदूतक यानी पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो ये ऐसे ऊतक होते हैं जो पादप के कोमल भागों में पाए जाते हैं, यानी नई नई जो ब्रांचेस निकलेंगी उस भाग में हमारे पैरेन्काइमा यानी मृदूतक कोशिकाएं पाई जाएंगी। अब ये एक ऐसी कोशिकाएं हैं जो जीवित होती हैं। इकलौती यहाँ पर आप कह सकते हो कि स्थायी ऊतक में ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो कैसी होती हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं। अब यहाँ पर पैरेन्काइमा की कोशिकाओं को अगर आप देखें तो ये अनियमित आकार की होंगी, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। अब इन कोशिकाओं की अगर आप बात करो तो ये कोशिकाएं पतली कोशिका भित्ति वाली होती हैं। पतली कोशिका भित्ति वाली होंगी तो जीवित होंगी, विभाजन कर पाएंगी अपने केस में। तो ये कोशिकाएं क्या होती हैं? पतली कोशिका भित्ति वाली होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है, अंतरा कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। मृदूतक में इतने ही पॉइंट्स है सिर्फ। अब यहाँ पैरेन्काइमा का कार्य की बात करें तो इसका काम होता है कि जो प्लांट्स अपने भोजन को बनाते हैं, हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपने फूड को सिंथेसिस करते हैं, बनाते हैं, और जब वो अपना फूड बना लेंगे तो ये क्या करेंगे? पैरेन्काइमा वाली कोशिका में अपने फूड को स्टोर करके रखेंगे।
तो पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य होता है भोजन का क्या करना, भंडारण करना, भोजन को स्टोर करके रखने का काम होता है मृदोतक का यानी पैरेन्काइमा कोशिका का। पैरेन्काइमा के बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक की अगर बात करो तो कोलेनकाइमा कहा जाता है इसे इंग्लिश में। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ये कैसी कोशिकाएं होती हैं, ये होती हैं जीवित कोशिकाएं। जीवित कोशिकाएं होंगी यानी इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता होगी। अब यहाँ देखा जाए इनकी कोशिकाओं का आकार क्या होता है, गोलाकार होता है, बहुभुजी होते हैं और क्या होते हैं, गोल या अंडाकार आकृति के होंगे। अब इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है, लेकिन इनकी कोशिकाएं भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन नाम के पदार्थ की, और सेल्यूलोज और पेक्टिन के जमा होने के कारण ये स्थूल हो जाती हैं यानी मोटी हो जाती हैं अपनी कोशिकाओं की भित्ति के साइड में। इन कोशिकाओं में क्या होते हैं, कुछ क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं और हमें पता है क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण इनकी कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर सकती हैं। तो ये स्थूल कोण ऊतक जो है इनका मुख्य कार्य का क्या होता है, यांत्रिक सहारा देना, यानी पेड़ पौधों को ये सहारा प्रदान करेंगी क्योंकि कोशिका की भित्ति के साइड पर ये मोटी हैं और मोटी हैं तो ये क्या करेंगी, सहारा प्रदान करेंगी। और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान शर्करा जो होती है वो निर्मित होती है। हमें पता है शर्करा क्या कह रहे हैं हम इसको, ग्लूकोज को शर्करा कहते हैं जो प्लांट्स में स्टार्च के रूप में संचित होता है। भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संचित होता है पादप में। तो ये स्थूल कोण ऊतक भी हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। तीसरे तरीके के ऊतक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दृढ़ोतक। दृढ़ोतक को स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है क्या है, इनकी कोशिकाएं जो होती हैं ये लंबी होती हैं आकार में और पतली होती हैं, लेकिन कोशिकाओं के ऊपर लिग्नीन का जमाव होता है। लिग्नीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कठोरता देता है किसी भी प्लांट की कोशिकाओं को। इनकी कोशिकाओं पर लिग्नीन का जमाव होता है और ये पूरी की पूरी मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं और यहाँ पर इनका मेन काम होता है प्लांट को सहारा देना और मजबूती प्रदान करना। 3 ऊतक हमने पढ़ लिए, तीनों के बारे में हमने चीजें जान ली। अब हमारा क्या आता है, दूसरा टाइप। दूसरे टाइप से पहले हम यहाँ पर डायग्राम का डिस्कशन कर लेंगे। पहला हमारा पैरेन्काइमा था। पैरेन्काइमा हमने देखा कोशिकाएं कैसी है, अनियमित या गोलाकार की होती हैं। कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशिकीय अवकाश मौजूद है, कोशिका भित्ति इनकी पतली है। दूसरा है हमारा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की अगर आप बात करो तो इनके बीच में कोई भी अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो कोशिका भित्ति जो है किनारे पर कैसी है, मोटी है, इन पर सेल्यूलोज और पेक्टिन का जमाव होता है। तीसरे टाइप की अगर ऊतक की बात करें, स्क्लेरेन्काइमा, ये लंबी शाखाओं जैसी कोशिका में होते हैं, बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में होंगे, कोई भी अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं होगा। इनकी कोशिकाएं क्या होंगी, मृत होंगी, या कहीं कहीं पर आप देखोगे कि अंतरा कोशिकीय अवकाश बहुत जरा सा देखने को मिलेगा। डायग्राम में आपको वो चीजें क्लियर हो रही हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके किनारे पर किसका, लिग्नीन का जमाव होता है, जिसकी वजह से ये प्लांट को क्या देती हैं, मजबूती देने का काम करती हैं। तो तीनों कोशिका के डायग्राम को हमने यहाँ पर देख लिया जो कि इन ऊतकों का निर्माण कर रही हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पर ये चीजें कंफर्म हो गई। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप के पास जो कि है जटिल स्थायी ऊतक, जिसे आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी कहते हो। जटिल स्थायी ऊतक की अगर बात करो तो ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और जटिल ऊतक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम।
नाम बहुत सिमिलर आपने कॉमनली सुना होगा जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक के बारे में। जाइलम और फ्लोएम ऊतक एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संवहन बंडल का निर्माण करते हैं और इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। संवहन से आप क्या समझते हो? ये कुछ चीजों को क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं और ऐसे ऊतक संवहन ऊतक कहे जाते हैं। प्लांट में संवहन ऊतक दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो कि जटिल स्थायी ऊतक के भी प्रकार हैं। जाइलम की अगर आप बात करो तो जाइलम जो होता है ये प्लांट्स में यानी पादप में जल और खनिज पदार्थों का संवहन करता है। वहीं अगर आप फ्लोएम की बात करो तो ये भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। एक एक करके इनके पॉइंट्स देखेंगे। जाइलम की अगर बात करोगे तो जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है और यहाँ पर देखा जाए तो 4 प्रकार की कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है और ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदूतक। ये चारों प्रकार की कोशिकाएं मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करती हैं, जो कि पादप में जल और खनिज पदार्थों के संवहन में क्या करते हैं? भूमिका निभाते हैं। इसमें से एक ऐसी कोशिका होती है जिनमें जीव द्रव्य नहीं होता है, जिस कारण इसको निर्जीव कोशिका कहा जाता है। ये कौन सी कोशिकाएं हैं? वाहिनिकाएं। जाइलम में वाहिनिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, इस कारण इसको निर्जीव कोशिका कहते हैं। जाइलम का काम जल और खनिज पदार्थों का संवहन करना होता है। 4 प्रकार की कोशिकाएं वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदूतक। अगला यहाँ पर हम चलते हैं फ्लोएम के पास। फ्लोएम की अगर बात करो, फ्लोएम ऐसा ऊतक है जो पादप में खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। अगर भोजन बना है प्लांट में तो हर भाग में प्लांट के भोजन कैसे जाएगा? इन्हीं फ्लोएम ऊतक की मदद से जाएगा। फ्लोएम ऊतक की अगर बात करें तो ये पत्तियों में बनाए गए भोज्य पदार्थ या कार्बनिक भोज्य पदार्थ को अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। चालिनी नलिका सह कोशिकाएं, फ्लोएम मृदूतक और फ्लोएम तंतु या इसे फ्लोएम रेशे भी कहते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लोएम तंतु जो होते हैं ये मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। इनमें क्या नहीं पाया जाएगा? जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा, जिसकी वजह से आप इनको क्या कहोगे? मृत कोशिका कहोगे। और वो कौन सी कोशिका है फ्लोएम में? फ्लोएम तंतु या फ्लोएम रेशे। हमारा यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड टिश्यू वाला पार्ट खत्म हो चुका है। हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें देख ली? प्लांट से जो टिश्यू मिलकर प्लांट में जो टिश्यूज होते हैं वो सारी चीजें पढ़ ली। 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होने चाहिए। जाइलम की अगर बात करो तो जाइलम जो होता है ये जल और खनिज पदार्थों का संवहन करता है, लेकिन किस डायरेक्शन में, किस दिशा में ये संवहन करेगा? तो जाइलम जल का परिवहन जड़ से तने की ओर करता है, यानी सिर्फ जड़ से वो तने की ओर ही जल का संवहन करेगा, तने से जड़ की तरफ कभी नहीं करेगा। इसी वजह से जाइलम में एक दिशात्मक संवहन होता है, यानी जड़ से तने की ओर ही जल का संवहन होगा और किसी दिशा में नहीं होगा जल का संवहन जाइलम द्वारा। इसी वजह से इसे एक दिशात्मक संवहन कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लोएम कोशिका खाद्य पदार्थों का संवहन करती है, लेकिन फ्लोएम जो खाद्य पदार्थों का संवहन कर रही है ये ऊपर से नीचे दोनों ओर कर सकती है। ऊपर से नीचे भी कर सकती है, नीचे से ऊपर भी खाद्य पदार्थों का संवहन कर सकती है। इसी वजह से फ्लोएम में द्विदिशात्मक संवहन होता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा जाइलम और फ्लोएम से संबंधित यहाँ पर चीजें खत्म हो गई और प्लांट टिश्यू से रिलेटेड चीजें भी यहाँ पर खत्म हो गई। एक यहाँ पर हम चार्ट देख लेंगे कि आपको चीजें भूले ना। प्लांट टिश्यू की अगर बात करो, पादप ऊतक 2 प्रकार के हैं, विभज्योतकी ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक 3 प्रकार के हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। ये 3 प्रकार के विभज्योतक ऊतक होते हैं। यहाँ पर स्थायी ऊतक की बात करो, स्थायी ऊतक 2 प्रकार के हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक।
सरल स्थायी ऊतक भी 3 प्रकार के हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, और जटिल स्थायी ऊतक हमारे 2 प्रकार के हैं, फ्लोएम और जाइलम। ये आपका एक चार्ट हो गया कि आपको पादप ऊतक के बारे में चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार ये चार्ट देखने पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी आपके साइट पर, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास को ध्यान से समझिए और चीजें आपकी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो प्लांट से रिलेटेड यानी पादप ऊतक वाला यहाँ पर हमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया अपना पोर्शन। अब हम चलेंगे कहाँ पे, जंतु ऊतक की तरफ। पादप में जो ऊतक पाए जा रहे थे उसे आप पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू कह रहे थे, उसी प्रकार से जंतुओं में जो ऊतक पाए जाएंगे उन्हें आप जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू कहोगे। अब जंतु ऊतक की अगर आप बात करो तो ये 4 प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक जिसे आप एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हो, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू, और तंत्रिका ऊतक जिसे आप नर्वस टिश्यूज भी कहते हो। ये 4 तरीके के हैं हमारे एनिमल टिश्यूज, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक। ये चारों हम यहाँ पर अब डिटेल में एक एक करके रिवाइज कर लेंगे। पहला यहाँ पर हम आते हैं उपकला ऊतक की तरफ। अब आप अगर उपकला ऊतक की बात करो तो हमारी बॉडी में सबसे ऊपर जो स्किन की लेयर है ये इन्हीं टिश्यूज की बनी होती है। ये हमारी बॉडी को क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। तो उपकला ऊतक की अगर बात करो तो यह ऊतक जंतु के शरीर को ढकने का काम कर रही है, यानी हमारा जो स्किन है वो इसी उपकला ऊतक का बना हुआ है। हमारे शरीर को क्या कर रही है, ये ढकने का कार्य कर रही है। अब ढकने के साथ साथ ये क्या कर रही है, उनको आप कह सकते हो आवरण देने का भी कार्य कर रही है। अब यहाँ अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन की बात हो रही है, आंतरिक अंगों की बात हो रही है जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है, उन अंगों की अगर बात हो रही है तो आंतरिक अंग की जो भीतरी स्तर होती है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, वो भी इन्हीं ऊतक की बनी होती है। यानी बाहर से तो ये हमारे शरीर को आवरण देने का कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन आंतरिक जो अंग है उनकी भी भीतरी स्तर इन्हीं ऊतकों की बनी होती है। अब ये ऐसे ऊतक होते हैं जिनमें अंतःकोशिकीय स्थान यानी कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है वो नहीं होते हैं, यानी ये भी बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। कोशिकाओं के बीच में कोई भी अवकाश नहीं होगा। इनके अगर कार्य की बात करें, किसकी कार्य की बात हो रही है, उपकला ऊतक के कार्यों की बात करें तो त्वचा की बाह्य परत का ये निर्माण करती है। जैसा कि हमने देख लिया कि स्किन की ऊपरी परत क्या होती है, इन्हीं ऊतक की बनी होती है। त्वचा की बाह्य परत का निर्माण कर रही है, कोमल अंगों की बाहरी परत का निर्माण करके उनकी रक्षा करती है। ऑल्सो जो हमारे व्यर्थ पदार्थ होते हैं, जैसे कि हमें गर्मियों में पसीना वगैरह होता है, तो जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो इन्हीं ऊतकों द्वारा क्या होते हैं, शरीर से बाहर जाते हैं और पोषक पदार्थों को ये क्या करती हैं, शरीर के अंदर आने देती हैं। तो ये इनके इंपॉर्टेंट कार्य हैं। हमने उपकला ऊतक को यहाँ पर अच्छे से समझ के उनके कार्यों को भी देख लिया। एग्जाम में आपसे उपकला ऊतक की परिभाषा और उनके कार्य पूछे जा सकते हैं। आप ये पॉइंट्स भी लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब उपकला ऊतक हमने देख लिया। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक, जिसे आप कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हो। संयोजी ऊतक नाम से समझ में आ रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। संयोजी ऊतक यानी जोड़ने का कार्य कर रहा है ये ऊतक, यानी ये ऐसे ऊतक हैं जो मानव शरीर में क्या करते हैं, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब इस ऊतक की कोशिका की बात करें तो इनकी संख्या कम होती है, लेकिन अंतराकोशिकीय अवकाश की अगर हम बात करें तो ये पदार्थ क्या होते हैं, अधिक होते हैं। यानी अंतराकोशिकीय पदार्थ जो इनमें होते हैं भरे हुए वो अधिक होंगे, और कोशिकाओं के बीच में जो अंतराकोशिकीय अवकाश में भरे हुए पदार्थ होते हैं उन्हें आप मैट्रिक्स कहते हैं। एक क्लियर पॉइंट,
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसका कि ये अंगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इनकी जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या तो कम है, लेकिन कोशिकाओं की बीच में जो अवकाश है उन अवकाश में क्या है, मैट्रिक्स भरा हुआ है, एक पदार्थ भरा हुआ है जिसे क्या कह रहे हो, मैट्रिक्स कह रहे हो। इनके कार्य की बात करें तो इनका विशिष्ट कार्य है संयोजन करना, अंगों को जोड़ने का कार्य है इनका। ऑल्सो ये क्या करते हैं, अंगों को ढकने का कार्य करते हैं, आच्छादित करने का कार्य करते हैं और उनको सही जगह पर रखते हैं। यानी जिस जगह पर हमारे अंग रहने चाहिए उसी जगह पर ये हमारे अंगों को रखेंगे, उनको अच्छे से जोड़े रखेंगे, उनको ढके रहते हैं। ये होता है संयोजी ऊतक का काम। संयोजी ऊतक के बारे में हमने देख लिया, उनके कार्यों को भी देख लिया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। संयोजी ऊतक में अस्थि, उपास्थि, कंडरा, स्नायु और हमारे रुधिर कोशिकाएं भी होती हैं जो संयोजी ऊतक की बनी होती हैं। हमारे शरीर में क्या है, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा और रुधिर, ये सब किसकी बनी होगी, ये सब बनी होगी हमारे कौन से ऊतक की, संयोजी ऊतक की। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि रुधिर में कौन सा ऊतक प्रेजेंट होता है, रुधिर में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो रुधिर एक तरीके का संयोजी ऊतक है। क्यों संयोजी ऊतक है, रुधिर में जो अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं रुधिर की कोशिकाओं में, उनमें क्या होता है, मैट्रिक्स पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है। इसी वजह से रुधिर को क्या कहते हैं, एक संयोजी ऊतक कहते हैं। पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, रुधिर को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है क्योंकि इनका अंतराकोशिकीय अवकाश जो है उनके बीच में पदार्थ तरल भरा होता है, कोशिकाएं इनकी बिखरी हुई रहती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हम एक संयोजी ऊतक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, रुधिर आपका क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। हमने यहाँ पर दोनों टाइप्स देख लिए। अब पेशी ऊतक की बारी है। पेशी ऊतक की अगर हम बात करेंगे तो ये ऐसे ऊतक होते हैं जो हमारी पेशियों के बनाए हुए होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे जंतुओं में जो पेशी होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनको बनाने का काम करते हैं। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें पेशी तंतु भी कहा जाता है। पेशी ऊतक के प्रकार की बात करो, रेखित, अरेखित और हृदय, तीन प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। ये तीनों प्रकार के पेशी ऊतक यहाँ पर सम्मिलित होंगे जो कि बनाएंगे हमारे कौन सी टिश्यू को, मस्कुलर टिश्यू को, पेशी ऊतक को। यहाँ पर अगर इनके कार्य की बात करो तो ये लंबी संरचना के होते हैं बने, इसी कारण इन्हें पेशी तंतु भी कहते हैं। जैसा कि पिछले स्लाइड में था, इनमें क्या थी, इनकी संरचना आकार में लंबी थी और इन्हें पेशी तंतु भी कहा जाता था। दूसरा पॉइंट है, पेशी तंतुओं के अंदर उपस्थित संकुचनशील प्रोटीन के सिकुड़ने और फैलने के कारण शरीर में गति होता है। अब हमारी जब पेशियां क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है, गति होता है, लोकोमोशन होता है। हमारी जब पेशियां क्या होती हैं, सिकुड़ती और फैलती हैं। तो अब यहाँ पर आंतरिक अंगों की बात करें, जैसे हृदय व पाचन नली में भी गति इन्हीं के कारण होता है। हृदय जो होता है हमारा, वो क्या करता है, धड़कने का कार्य करता है। हृदय में भी क्या होती है, गति होती है। हृदय की कोशिकाओं में गति कैसी होती है, पेशियां एक बार सिकुड़ती हैं, उसके बाद फिर क्या होती हैं, फैलती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, हमारे आंतरिक अंगों में भी गति पॉसिबल होती है। अब यहाँ पर देखें तो इन शरीर के अंगों में होने वाली गति को हम क्या नाम देते हैं, पेशीय गति कहते हैं। और ये किसके कारण होती है, पेशी ऊतकों के कारण होती है। पेशी ऊतक क्या है, उनके टाइप्स और कार्य, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। पॉइंट्स आपके सामने हैं, आप चीजें यहाँ पर लिख सकते हो। हमने यहाँ पर ये सारे ऊतक पढ़ लिए। लास्ट ऊतक है हमारा तंत्रिका ऊतक।
हमारे शरीर में उत्तेजना के लिए अनुकूल शीघ्र प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें आप तंत्रिका कोशिका कहते हो। यहाँ पर देखो पॉइंट लिखा है, ये शरीर में सूचनाओं के स्थानांतरण करती हैं, यानी कौन सी सूचना को कहां पहुंचाना है ये सारी चीजें तंत्रिका कोशिकाएं ही करती हैं। इन कोशिकाओं के समूह को तंत्रिका ऊतक कहते हैं। जब ये कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, एक निश्चित कार्य करती हैं, तो उन्हें तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों के बने होते हैं। हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, हमारी जो मेरुरज्जु है, ये सब इन्हीं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। हम यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, तंत्रिका कोशिका के बने हुए होते हैं हमारे तंत्रिका ऊतक, यानी तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से मिलकर तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती हैं। ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है। तंत्रिका कोशिका की अगर आप बात करो, जिसे आप न्यूरॉन कह रहे हो, ये एक उत्तेजनीय कोशिका है, यानी इतनी फास्ट तरीके से ये कार्य करती है, तुरंत ही इसका रिस्पॉन्स आता है। इस कोशिका का जो कार्य होता है, ये मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करती है। मस्तिष्क से जो हमारी सूचनाएं होंगी हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए, वो उनको फैलाने का कार्य करती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो उत्तेजनीय कोशिकाएं हैं, मस्तिष्क से संदेश को प्राप्त करके ये हमारी अदर बॉडी पार्ट्स में फैलाने का कार्य करती हैं, और इनमें कार्य करने की शक्ति इतनी तेज होती है, विद्युत जैसे इलेक्ट्रिसिटी के तरीके से हमारे शरीर में ये क्या करती हैं, कार्य करती हैं। यानी यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है, यानी जितनी जल्दी से आप स्विच ऑन करते ही बिजली आपके कमरे में आ जाती है, उतनी ही तेजी से, उतनी ही शक्ति से ये तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती हैं। तो तंत्रिका कोशिका की डेफिनेशन आप इनमें से लिख सकते हो। ये तंत्रिका कोशिका की सबसे इजी और सेल्फ मेड नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर आप तंत्रिका कोशिका का एक स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये स्ट्रक्चर आपसे एग्जाम में बनाने को आ सकता है। ये हमारा कोशिका काय है, यहाँ पर बीच में क्या है, केंद्रक है जो इनके कार्यों का नियंत्रण करता है। ये पार्ट हमारा द्रुमिका कहलाता है। तंत्रिकाक्ष इस पॉइंट को कहते हैं। तंत्रिका का अंतिम छोर ये पॉइंट है जो बाकी के कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। इनके पार्ट्स के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना हमने देख ली। अब इनके पार्ट्स के बारे में बात करें। पहला यहाँ है कोशिका काय। कोशिका काय की अगर बात करो तो कोशिकाओं के मुख्य बड़े भाग को कोशिका काय कह रहे हैं। इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करते हैं, इनके केंद्र में एक बड़े केंद्रक को रखे रहते हैं, और केंद्रक इनके कार्यों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। कोशिका काय पॉइंट क्लियर। दूसरा है तंत्रिकाक्ष। पॉइंट पढ़ लेते हैं। पॉइंट कह रहा है कोशिका काय से एक लंबी पतली संरचना निकलती है जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। कोशिका काय है जिनमें जीव द्रव्य भरा है, बीच में एक केंद्रक है, इनसे एक पतली संरचना निकल रही है जिन्हें तंत्रिकाक्ष कहते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचना तंत्रिकाक्ष के माध्यम से ही जाती है। यानी कोशिका काय से एक पतली संरचना तंत्रिकाक्ष निकल रही है। तंत्रिकाक्ष क्या करती हैं, एक तंत्रिका की सूचना को दूसरी तंत्रिका कोशिका की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तीसरा यहाँ पर द्रुमिका दे रहा है, यानी कोशिका काय से निकलने वाली शाखित संरचनाएं जो हैं, शाखाओं के रूप में जो संरचनाएं निकली हैं, उन्हें द्रुमिका कहते हैं। ये अन्य न्यूरॉन से क्या करती हैं, सूचनाओं को प्राप्त करने का कार्य करती हैं। तो तंत्रिका कोशिका और उनके क्या क्या काम है वो हमने क्लियर कर लिया। इस पूरे चैप्टर में ऊतक हमने पढ़ लिया। ऊतक की डेफिनेशन, पादप ऊतक, जंतु ऊतक पढ़ लिए, पादप ऊतक के प्रकार, जंतु ऊतक के प्रकार पढ़ लिए। किसके बारे में डिटेल में पढ़ना था वो चीजें देख ली, और सारी चीजें क्लियर करने के बाद हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। ऊतक चैप्टर, टिश्यू चैप्टर। हमें लगता है कि हमने आपको अपने हिसाब से तो बढ़िया चीजें डिलीवर करी हैं। नोट्स भी आपके सामने हम यहाँ पर लेकर आए हुए हैं।
सारी चीजें क्लियर्ड हैं। एग्जाम देने जाने से पहले एक बार इस लेक्चर को आप देख लीजिएगा। चैप्टर के नोट्स भी आपको इसी लेक्चर में दे दिए गए हैं। एग्जाम में एज इट इज आप लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कोशिका चैप्टर का वन शॉट हो चुका है, टिश्यू चैप्टर का भी यहाँ पर वन शॉट होता है खत्म। हम यहाँ पर क्लास 9th के वन शॉट को कवर अप करेंगे बायोलॉजी सेक्शन के, और सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। अगले क्लास में हम अगले वन शॉट लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे इस